गाइस वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि हम फाइनेंस कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल में मैं अपनी सारी वीडियो की लिंक्स डालती रहती हूँ और अपनी वीडियो के जो भी नोट्स होते हैं वो भी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से, दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है बच्चे, वो टू टाइप के हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म सोर्सेज एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज के बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, शॉर्ट टर्म सोर्सेज है जो हम कब यूज करते हैं, जब हमें फाइनेंस थोड़े टाइम के लिए चाहिए होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है, लाइक 1 मंथ 2 मंथ 15 डेज 3 मंथ्स 4 मंथ्स। राइट, और लॉन्ग टर्म सोर्सेज को हम कब यूज करते हैं, जब हमें फाइनेंस ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए होता है, लाइक 1 ईयर या हम कहते हैं 3 ईयर्स 5 ईयर्स 20 ईयर्स या हम लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज में फर्स्ट सोर्स है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का क्या मतलब होता है, जब हम सामान उधार लेते हैं। राइट, ट्रेड क्रेडिट का क्या मतलब होता है, जब हम सामान उधार लेते हैं अपने सप्लायर से। मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, हमारी कोई भी कंपनी, एबीसी कंपनी, XYZ, कोई भी कंपनी, मान लो हमारी कोई कंपनी है और हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लाइक हम शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमें उसके लिए क्लॉथ चाहिए एज अ रॉ मटेरियल। तो जिससे भी हम खरीदते हैं, जो भी हमारा सप्लायर है जिससे भी हम खरीदते हैं, उससे हम अपना रॉ मटेरियल क्रेडिट पे ले सकते हैं। राइट, उससे हम अपना रॉ मटेरियल है जो वो क्रेडिट पे ले सकते हैं। मतलब क्या है, हम रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सामान सेल करेंगे, पैसा आ जाएगा और तब हम अपने सप्लायर को दे देंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल नीड है, जो हमारी वर्किंग कैपिटल नीड है 1-2 मंथ्स के लिए, वो पूरी हो जाएंगी। मतलब क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या है, एक तो हमें नो इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। राइट, नो इंटरेस्ट, इस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने सामान लिया है क्रेडिट पे। 2-3 मंथ्स, मतलब जितने भी मंथ्स के लिए हमने क्रेडिट पे सामान लिया है उतने टाइम बाद हम पे कर देंगे। हमारी जो कैश की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल की जो भी ज़रूरत थी, कैश की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत भी पूरी हो गई और हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ा। इसका एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसके लिए हमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ी। ये तो नहीं है ना कि उस पर्सन ने कहा कि आप अपनी बिल्डिंग मेरे पास एज अ सिक्योरिटी रख दो या एज अ प्लांट मेरे पास सिक्योरिटी रख दो। हमने क्या किया है, सिर्फ 2 या 3 मंथ्स के लिए उससे सामान क्रेडिट पे ले लिया। राइट, तो इसके ये तो 2 एडवांटेजेस हो गए सबसे बड़े। और बस इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक है, इसमें हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलता क्योंकि जब हम किसी पर्सन से क्रेडिट पे सामान लेंगे 2 या 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, तो उससे हमारी ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी। ठीक है, उससे हमारी वर्किंग कैपिटल की जरूरत तो पूरी हो जाएगी, रॉ मटेरियल हमें मिल जाएगा, हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी हमने काम के लिए लिया है वो काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट वो पर्सन हमें कैश डिस्काउंट नहीं देगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने आपको 1000 रुपीज़ देने हैं, देंगे भी हम 2 मंथ्स बाद। राइट, देंगे भी हम 2 मंथ्स बाद और देंगे भी 900, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। राइट, मतलब क्या है, हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट हाँ हमारे जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं कैश की, वर्किंग कैपिटल की, वो हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है जो वो पूरी हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एडवांसेस। सेकंड टर्म है एडवांसेस। एडवांसेस क्या है, एडवांसेस से भी हमारी जो शॉर्ट टर्म नीड्स है वो पूरी हो जाती हैं। एडवांसेस कैसे, जिसमें हम कहते हैं कि मान लीजिए, एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए हमारी कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी कंपनी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, हम क्या करते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है एबीसी कंपनी। और हम अपने कस्टमर्स को क्या बोलते हैं कि अगर आपने हमसे कुछ परचेज करना है, राइट, अगर आपने हमें कुछ परचेज करना है तो आपको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। और जब आप ऑर्डर देंगे, राइट, जब आप हमें सामान बनाने का ऑर्डर देंगे तो उसका 25% आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा या 50% आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, जब भी हम कई बार कुछ ऑर्डर पे बनवाते हैं तो कुछ कंपनीज है जो हमें कहती हैं कि लाइक 10% आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी या 20% आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। जब हम एडवांसेस ले लेते हैं ना, तो इसका बेनिफिट क्या हो जाता है हमें कि जो हमारी ज़रूरत है फाइनेंस की या वर्किंग कैपिटल की, तो वो ज़रूरत है जो हमारी वो पूरी हो जाती है। जैसे मैं कह देती हूँ कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमें 50,000 गुड्स बनाने का कोई ऑर्डर दिया है, राइट, और इस ऑर्डर के लिए हमें 5 लाख का रॉ मटेरियल चाहिए, 5 लाख रुपीज़ चाहिए
जिसका हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, बट हमारे पास 5 लाख अवेलेबल नहीं है, राइट। बट हमारे पास 5 लाख कैश है जो वो अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कैश की कमी है। तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर से बोलते हैं कि हमें एडवांस पेमेंट चाहिए, हम एडवांस में ही लेते हैं 10% या 25% जो भी है। तो मान लीजिए इसमें से 1 लाख है जो वो हमारा कम पड़ रहा था, और हमने क्या किया, कस्टमर से 1 लाख है जो वो एडवांस में ले लिया। इससे हमारी जो शॉर्ट टर्म नीड थी, ठीक है, जो हमारी शॉर्ट टर्म नीड थी वर्किंग कैपिटल की, वो भी पूरी हो गई, हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया। और बाकी क्या है, उसकी बाद की पेमेंट है जो हम बाद में ले लेंगे। इससे क्या है, जो हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं ऐसी 15 डेज की, 10 डेज की, जो हमारी छोटी छोटी नीड्स होती हैं, ठीक है, कि रॉ मटेरियल की कमी हो रही है, या वेजेस नहीं पे कर पा रहे हैं, सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं, वो हम एडवांस लेने से वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस भी शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, इवन यूज़ करते हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है, एक्रूड एक्सपेंसेस में आ जाते हैं वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हों बट हमने पे नहीं किए, राइट। एक्रूड एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं बट हमने पे नहीं किए। लाइक मैं कह देती हूँ कि वेजेस हैं या सैलरीज हैं, हम एवरी फर्स्ट को पे करते हैं, राइट। एवरी फर्स्ट को हम फर्स्ट ऑफ द मंथ, एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ हम वेजेस या सैलरीज को पे करते हैं। बट इस टाइम हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, इस टाइम हमारे पास कैश की कमी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन वेजेस को या उन सैलरीज को, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, उनको हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं। उनको फर्स्ट को पे करने की जगह, लाइक हम हर एक मंथ की फर्स्ट को पे करते हैं, फर्स्ट को पे करने की जगह हम उनको 50th को भी पे कर सकते हैं, 20th को भी पे कर सकते हैं। मतलब उनको क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। डिले करने से क्या होगा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी पूरी होती रहेंगी, तब तक हमारे पास कैश आ जाएगा, और हम अपने जो नीड्स हैं, जो सैलरीज वगैरह, वेजेस वगैरह, उनको बाद में पे कर देंगे। इससे क्या है, हमारी जो एट अ टाइम जो हमारी ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 5 लाख रुपीज़ कैश अवेलेबल है, राइट। 5 लाख रुपीज़ कैश है जो इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है। बट और हमारी जो सैलरीज है, लाइक सैलरीज हैं वो 1 लाख की हैं जो हमें अभी तक पे करनी है। मतलब हमारे पास कितना बच गया, 4 लाख बच गया। बट हम कह देते हैं कि 5 लाख तो हमें हमारी ज़रूरतों के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए या प्रोडक्शन के लिए 5 लाख चाहिए, और मतलब टोटल मिला के हमें 6 लाख चाहिए, 5 लाख प्लस 1 लाख। बट हमारे पास तो टोटल 5 लाख है, जिसमें से 1 लाख हमने सैलरीज पे करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सैलरीज को थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग रख लेते हैं, ठीक है। सैलरीज को हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग रख लेते हैं, लाइक 15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए, ताकि जब हमारा सामान बिक जाएगा हमारे पास पैसा आ जाएगा और सैलरीज को हम पे कर देंगे। मतलब सिंपल सी बात क्या है एक्रूड एक्सपेंसेस के में, कि जो हमारे एक्सपेंसेस है जिनको हम पेंडिंग रख सकते हैं, लाइक रेंट हो गया, सैलरी होगी, वेजेस हो गया, उन एक्सपेंसेस को हम पेंडिंग रख लेते हैं और अपनी बाकी की जरूरतों को पूरा करते हैं, और इन एक्सपेंसेस को हम बाद में पे कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, दैट इज कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर है जो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे ऑपरेशंस के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। ये भी एक टाइप की हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। कमर्शियल पेपर में क्या होता है, ये एक टाइप का प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट होता है, मेनली ये कौन इशू करते हैं, जो हम कहते हैं हाई फाई जो कॉरपोरेशंस होते हैं, मतलब हाई फाई कंपनीज होती हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा होती है, या जिनकी हम कहते हैं कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, कमर्शियल पेपर सिर्फ वही इशू कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर है जो मेनली इशू कितने टाइम के लिए की जाती है, 2 से लेके 270 डेज के लिए। कमर्शियल पेपर 2 डेज से लेके 270 डेज के लिए इशू किए जाते हैं, और मेनली ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं। मेन क्या है इसमें, जब हमने कमर्शियल पेपर इशू करने हैं, राइट, जब हमने कमर्शियल पेपर इशू करने हैं तो उससे पहले हमें किसी अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लाइक क्राइसिल हो गया या केयर हो गया, क्राइसिल केयर, ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, जब हमें कमर्शियल पेपर इशू करना है, कमर्शियल पेपर हम आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इशू करेंगे। और सेकंड थिंग क्या है, कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कमर्शियल पेपर में मेनली क्या आ जाता है, जैसे देखिए कमर्शियल पेपर मान लो फेस वैल्यू है इसकी, फेस वैल्यू, या हम इसको बोल देते हैं फेस वैल्यू को मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू या फिर मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब जब हम आपको पे करेंगे आपका पैसा वापस, तब हम 90,000 देंगे,
ठीक है, तब हम आपको 90,000 देंगे और मैच्योरिटी पीरियड मान लीजिए इसमें 80 डेज़ का है। मैच्योरिटी पीरियड मान लीजिए इसमें क्या है, 80 डेज़ का है कि 80 डेज़ बाद हम आपको 90,000 देंगे और इस टाइम आपको हमें कितना पे करना है, मतलब इशू प्राइस क्या है हमारा 87,500। ठीक है, 87,500 हमें देना है। 80 डेज बाद हम आपको 90,000 देंगे। मतलब जो पर्सन हमें पैसा दे रहा है उसको क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। जो इसके बीच का डिफरेंस है, ठीक है, वो उसको क्या मिल जाएगा, एज अ इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर, लाइक 2500 उस पर्सन की अर्निंग हो जाएगी। मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए हम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर वाला। इसमें एडवांटेजेस के क्या 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 है। फर्स्ट एडवांटेज तो इसमें ये है कि ये अनसिक्योर्ड है, इसमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड क्या है, इट इज़ नेगोशिएबल, इसको हम इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। हाईली लिक्विड है, मार्केट में इजीली लिक्विडिटी कर सकते हैं इसकी। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो टेलर मेड है, मतलब जब जितने टाइम के लिए हमें ज़रूरत है उतने टाइम के लिए हम इसकी मैच्योरिटी रख सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं कमर्शियल पेपर के। फर्स्ट इज कि ओनली लार्ज कॉरपोरेशन है जो वो यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि उनकी नेटवर्थ ज़्यादा होती है और उनकी क्रेडिट रेटिंग है जो अच्छी होती है, राइट। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कमर्शियल पेपर का कि इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कमर्शियल पेपर को हम सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको सिर्फ 2 डेज से लेके 270 डेज के लिए ही इशू कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बैंक लोन। बैंक लोन तो आप सबको अच्छे से पता ही होगा। बैंक लोन भी एक पॉपुलर सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का। बैंक लोन में क्या हो जाता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं और रीपेमेंट जो हम करते हैं बैंक लोन की वो हम अपने हिसाब से, मतलब जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है बैंक के साथ लोन लेते वक्त उसके हिसाब से करते हैं। लाइक इंस्टॉलमेंट्स में करनी है या फिर हम लमसम पे करेंगे, मतलब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कैसा हमने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है उस पर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फ्लेक्सिबल मेथड है, हम क्या देते हैं इस मेथड में, हम क्या इसमें क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट में कि जो हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट होल्डर्स हैं जो, ठीक है, वो बैंक अकाउंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। करंट अकाउंट होल्डर्स को क्या है, एक लिमिट मिली हुई होती है, राइट। लाइक कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 है, अच्छा मुझे बताइए अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो आप कितने पैसे निकलवा सकते हैं। ऑब्वियस है, अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो मैक्सिमम आप 50,000 निकलवा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं निकलवा सकते, राइट। बट जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं उनको एक लिमिट मिली होती है, उनको एक फैसिलिटी मिली होती है कि अगर आपके अकाउंट में लाइक 50,000 है तो आप 55,000 निकलवा सकते हैं या 60,000 निकलवा सकते हैं। मतलब वो अगर उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो अपने अकाउंट में जितना डिपॉजिट है उससे ज़्यादा पैसा निकलवा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये फैसिलिटी कब मिलती है करंट अकाउंट होल्डर्स को। एक तो ये करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है और ये फैसिलिटी है जो, ठीक है, मेनली जिनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे होते हैं या जो मतलब हाई ट्रस्टवर्दी होते हैं उनको ही मिलती है ज़्यादा, और उसके हिसाब से कि वो किस तरह के बैंक के कस्टमर्स हैं उसके हिसाब से ही उनको लिमिट मिलती है कि कितना वो निकलवा सकते हैं पैसा, राइट। इसमें क्या होता है करंट अकाउंट में जो हम ओवरड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे बैंक है जो जितना भी हम ओवरड्रॉ करेंगे पैसा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 50,000 थे और मैंने 60,000 विदड्रॉ किया, राइट, मतलब मैंने 10,000 एक्स्ट्रा विदड्रॉ किया, विस 10,000 एक्स्ट्रा विदड्रॉ किया। और जब मैंने 10,000 एक्स्ट्रा रुपीज़ विदड्रॉ किए हैं उस पर बैंक मान लीजिए 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। बैंक मान लीजिए 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कितने टाइम के लिए बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा इस पर, जितने टाइम तक मैं बैंक को पे नहीं करूँगी, ठीक है, जितने टाइम के लिए मैं बैंक को पे नहीं करूँगी। मान लीजिए कि मैं ये बैंक को 3 मंथ्स बाद पे कर रही हूँ, राइट, 3 मंथ्स बाद ये अमाउंट मैं बैंक को पे कर रही हूँ, तो बैंक इस पर मुझसे 10,000 का 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है जो वो चार्ज करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में क्या आ जाता है कि जो हम अपने बिल्स हैं, ठीक है, जो हमारे बिल्स हैं उनको हम डिस्काउंट करवा लेते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के लिए मैं आपको समझाती हूँ।
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में हमें क्या फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए है जो वो सेलर है और बी है जो वो बायर है, राइट। मान लीजिए ए है जो उसने बी को गुड्स सेल की 50,000 की, ठीक है। 50,000 की गुड्स हैं जो वो ए ने बी को सेल की हैं, और बी है जो वो क्या कह रहा है कि मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको पेमेंट कुछ टाइम बाद दूंगा। तो हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए ए ने 1 जनवरी को ये गुड्स सेल की थी 50,000 की बी को, तो बी क्या कह रहा है कि मैं आपको कब पे करूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स, मैं आपको पे करूंगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो ए ने क्या किया, ए ने बिल ड्रॉ किया, मतलब बिल को काटा, बी के पास सेंड किया, बिल ने उसे एक्सेप्ट किया, मतलब अपने साइन कर दिए कि हाँ मैं आपको 3 मंथ्स बाद दे दूंगा, और ए ने उसे अपने पास रख लिया। इस केस में जो ए है वो है ड्रोअर और बी है जो वो है ड्रॉई, राइट। तो इस केस में क्या हो जाता है कि जो ए है, राइट, ए है जो, मान लीजिए हम कहते हैं कि इस केस में जो ए है उसको पैसे की जरूरत इमीडिएटली पड़ गई, पर बी क्या कह रहा है कि मैं तो 3 मंथ्स बाद पे करूंगा, बट ए है जो उसको अभी पैसे की जरूरत है। तो ए क्या करेगा, वो बिल लेके कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा, ठीक है, बैंक के पास जाएगा, और बैंक है जो वो उसको बिल को डिस्काउंट कर देगा, ठीक है। बैंक क्या करेगा, बिल को डिस्काउंट कर देगा और ए को पैसे दे देगा, मतलब ए को पे कर देगा, ठीक है। अब इसमें बैंक का क्या फायदा है, बैंक क्यों डिस्काउंट करेगा, क्योंकि बैंक इस पे क्या करता है, अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है। बैंक क्या करता है, इस पे डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है। मतलब क्या होगा कि बैंक, मान लीजिए 50,000 का बिल था, बैंक क्या करेगा उस पर, मान लीजिए 1,000 बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, 49,000 बैंक ए को पे कर देगा, और क्या होगा, मैच्योरिटी पे बी है जो वो बैंक में 50,000 डिपॉजिट करवा देगा, बैंक में बी है जो वो 50,000 डिपॉजिट करवा देगा, और 1,000 इसमें बैंक का बेनिफिट हो गया, राइट। इसमें क्या होगा, तीनों पार्टीज को फायदा होगा, ए को भी फायदा हो गया, इसको इमीडिएट पेमेंट मिल गई, ठीक है, बैंक को फायदा हो रहा है बिकॉज उसको एज अ फीस या एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है, और बी को फायदा ये हो रहा है कि वो 3 मंथ्स बाद पे कर पा रहा है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा आपको कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, ठीक है। इसमें कई बार क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लो जो ए है, ठीक है, जो भी सेलर है उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, पर बी आफ्टर 3 मंथ्स बाद बैंक को पे नहीं करेगा, तो बैंक इस केस में क्या करेगा, वो ए के अकाउंट से ही पैसे है जो वो डिडक्ट कर लेगा, ए से ही पैसे ले लेगा वो, क्योंकि ए है जो उसको ही बैंक ने पैसे दिए थे, बैंक ने तो पैसे किसको दिए थे, ए को दिए थे, बी को तो नहीं दिए थे, ठीक है। तो अगर बी एट मैच्योरिटी 3 मंथ्स बाद बैंक को पेमेंट नहीं कर रहा, तो बैंक क्या करेगा, वो ए के अकाउंट से ही पैसे दोबारा डिडक्ट कर लेगा, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक को पे करने की। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है हमारी कैश क्रेडिट। नेक्स्ट टर्म है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या हो जाता है, लाइक अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है। कैश क्रेडिट भी हमारी जो एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है, कैश क्रेडिट है जो ये भी शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है, ठीक है। इसमें कहते हैं एक टाइप का बैंक लोन ही है, ये एक टाइप का बैंक लोन ही है। बैंक लोन में क्या करते हैं हम, बैंक लोन में हमें लमसम अमाउंट मिल जाती है, राइट, बैंक लोन में हमें लमसम अमाउंट मिलती है, बट कैश क्रेडिट में क्या है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन इंस्टॉलमेंट्स में जो कैश है वो विड्रॉ करते रहते हैं, और जब हमारे पास सरप्लस अमाउंट होती है तो हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं। जितने टाइम के लिए हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा निकलवाते हैं उतने टाइम का हम इंटरेस्ट है जो वो बैंक को पे कर देते हैं। हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, हमारे बैंक में ऑलमोस्ट कितने पैसे रहते हैं, उसके हिसाब से हमें जो कैश क्रेडिट है वो मिल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म, नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है हमारी फैक्टरिंग। देखिए फैक्टरिंग है जो वो वैसे तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के जैसे ही है, फैक्टरिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में डिफरेंस क्या है, जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में क्या किया कि जो सेलर है, ठीक है, वो अपना बिल है जो वो डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से, ऐसा ही फैक्टरिंग में होता है। फैक्टरिंग में हम अपने जो जितने भी अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो सारे के सारे डिस्काउंट करवा लेते हैं। मतलब क्या है, सिंपल, हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, ठीक है, या फिर कहते हैं कि बैंक से
हम क्या करते हैं, जो भी हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, या हम कहते हैं जितने भी हमारे डेटर्स हैं, जितने जहाँ से भी हमने पैसे लेने हैं, वो सारे के सारे हम एक फैक्टर से, ठीक है, फैक्टर से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो बैंक है जो भी है, इसको हम फैक्टरिंग में क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर से क्या करते हैं, डिस्काउंट करवा लेते हैं। बिल रिसीवेबल में हमने क्या किया, एक बिल डिस्काउंट करवाया, 2 बिल डिस्काउंट करवा लिए, 3 बिल डिस्काउंट करवा लिए, कुछ भी, ठीक है, 2-4 बिल डिस्काउंट करवा लेते हैं। बट फैक्टरिंग में क्या करता है, हमारे जितने भी डेटर्स हैं, जितने भी हमारे बिल रिसीवेबल हैं, सारे के सारे हम उनको सेल करते हैं, राइट। सारे के सारे हमारे बिल रिसीवेबल्स हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेल करते हैं और एट अ डिस्काउंट, ठीक है, कहते हैं कि एट ए डिस्काउंट ये हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। लाइक मैं कहती हूँ कि मुझे टोटल कितने 5 लाख रुपीज़ है जो वो लोगों से लेने हैं, 5 लाख रुपीज़ के मेरे बिल रिसीवेबल्स हैं, तो मैं किसी फैक्टर के पास, मतलब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास गई, मैंने उनको अपने 5 लाख के बिल्स है जो सेल कर दिए और उन्होंने 25,000 रुपीज़ एज अ चार्जेस डिडक्ट किए और 4,75,000 मुझे पे कर दिया। क्लियर, डिफरेंस क्लियर है फैक्टरिंग का और बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। अब इससे क्या है, फैक्टरिंग है जो वो बहुत टाइप की हो सकती है। फर्स्ट टाइप है हमारी फैक्टरिंग की रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग, राइट। रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, ये नॉर्मल फैक्टरिंग है। इसमें क्या है कि जैसे बिल ऑफ डिस्काउंट में था कि जो रिस्क है वो फैक्टर बोर्न नहीं करेगा, ठीक है, रिस्क इज नॉट बोर्न बाय फैक्टर, फैक्टर रिस्क बोर्न नहीं करेगा। रिस्क है जो वो कौन बोर्न करेगा, सेलर, यानी कि अगर मैंने सेल किए थे, ठीक है, अगर और जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, सामने वाला पर्सन फैक्टर को पेमेंट नहीं कर रहा, तो फैक्टर कहाँ से पैसे लाएगा, फैक्टर को अल्टीमेटली किसको पे करने पड़ेंगे, मुझे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था ए और बी वाला, ठीक है, ए और बी वाला एग्जांपल दिया था। मान लीजिए हम ए और बी की में, इसमें मैंने एक बिल लिया था और मान लीजिए मैं इसमें पूरे के पूरे बिल रिसीवेबल ले रही हूँ मेरे, ठीक है, पूरे के पूरे बिल रिसीवेबल ले रही हूँ। और जो बैंक है, बैंक ने हमें पेमेंट की थी। मैंने इसमें केस में आपको क्या कहा था कि अगर बिल पे नहीं करेगा बी, ठीक है, बी अगर एट द टाइम, एट द मैच्योरिटी पेमेंट नहीं करेगा, तो बैंक कहाँ से पैसा लेगा, ए से पैसा लेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है रिकोर्स फैक्टरिंग में। अगर बायर है जो, ठीक है, बायर है मतलब जो पेई है, ठीक है, जिस पर्सन ने पे करने हैं पैसे, ठीक है, सॉरी, जो पेयर है, ठीक है, जो पेयर है जिस पर्सन को पैसे पे करने हैं, अगर वो पे नहीं करेगा तो जो फैक्टर है वो क्या करेगा, जिस पर्सन ने सेल किए हैं, लाइक मैंने सेल किए हैं, तो वो मुझसे जो पैसे अपने ले लेगा। क्लियर। नेक्स्ट है सेकंड टाइप, ठीक है, दैट इज फुल फैक्टरिंग। फुल फैक्टरिंग, फुल फैक्टरिंग में क्या होता है, जो फैक्टर होता है, ठीक है, फैक्टर है जो वो अपने क्लाइंट को फुल फैक्टरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या है कि वो उसके लेजर भी मेंटेन करता है, सेल्स लेजर वगैरह, मतलब उसके ड्यूज भी कलेक्ट करता है, डेट की भी प्रोटेक्शन करता है। मतलब हम कहते हैं इसको फुल फैक्टरिंग। फुल फैक्टरिंग मतलब क्या है कि अगर हमारे बायर्स, ठीक है, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, बिल्स रिसीवेबल है जो, अगर वो पे भी नहीं करेंगे तो इसमें रिस्क भी किसका होगा, फैक्टर का होगा। इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो डिस्काउंट चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि जो फैक्टर है वो हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रहा है, वो हमारे सेल्स लेजर भी मेंटेन कर रहा है, लाइक हमारे ड्यूज भी कलेक्ट कर रहा है और रिस्क भी बोर्न कर रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारे डेटर्स हैं अगर हमें पे नहीं करते तो हमें हमारे पैसे मिल गए, रिस्क कौन बोर्न करेगा, इसमें फैक्टर, इसको हम बोलते हैं दैट इज फुल फैक्टरिंग। थर्ड टाइप है हमारी एडवांस फैक्टरिंग। एडवांस फैक्टरिंग, एडवांस फैक्टरिंग है जो, एडवांस फैक्टरिंग में क्या आता है कि कुछ प्रपोर्शन, ठीक है, डेट का कुछ प्रपोर्शन हमें फैक्टर है जो एडवांस में पे कर देता है, बाकी पेमेंट है जो हमें मैच्योरिटी पे करता है। लाइक मैंने फैक्टर को अपने जो अकाउंट रिसीवेबल है 5 लाख के वो सेल कर दिए, ठीक है, और इसमें क्या है, जो फैक्टर है हमें, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख अभी पे कर रहा है, ठीक है, बाकी का कितना बच गया 4 लाख, वो मुझे 3 मंथ्स बाद लाइक मैच्योरिटी पे करेगा। इसको हम बोलते हैं एडवांस फैक्टरिंग, जिसमें कुछ अमाउंट हमें एडवांस में मिल जाती है, बाकी पेमेंट है जो हमें वो मैच्योरिटी पे मिलती है। क्लियर। और लास्ट है मैच्योरिटी, या हम मैच्योरिटी फैक्टरिंग। मैच्योरिटी फैक्टरिंग में क्या होता है कि ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी फैक्टरिंग में सिंपल है कि ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, लाइक हम कहते हैं कि जो हमारे डेटर्स है उन्होंने हमें 2 मंथ्स बाद पे करना था या 3 मंथ्स बाद पे करना, तो फैक्टर का इसमें काम क्या होगा कि हमारे डेटर्स से पैसा कलेक्ट करेगा और हमें देगा,
राइट। इसमें फैक्टर का काम क्या होगा कि हमारे डेटर्स से पैसा कलेक्ट करेगा और हमें देगा। मतलब क्या, इसमें हमें कोई एडवांस पेमेंट नहीं मिलेगी, कोई हमें मतलब डिस्काउंट करके नहीं देंगे। इसमें सिंपली ये है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो पैसा कलेक्ट करेंगे और हमें ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसके लिए वो अपनी एक फ़ीस है जो वो डिडक्ट कर लेंगे। क्लियर? आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं फाइनेंस के वो क्या क्या होते हैं। ये 9 शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं जो मैंने वो एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।